साथियों, आज इस वीडियो में हम जो हमारा आइसर का एग्रीमेंट हुआ है उसके संबंध में बात करेंगे साथियों। और साथियों, वीडियो बनाने का मैंने इसलिए फैसला किया कि अभी कोरोना का समय चल रहा है और हम लोग आपस में मीटिंग कर नहीं सकते हैं। और दूसरा साथ में ये है कि सारे साथियों से तीनों शिफ्टें हो गई तो मुलाकात नहीं हो पा रही। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सवाल लोग उठा रहे हैं और वो गलत सवालों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं एग्रीमेंट के बाद। इसलिए हमारे साथियों को, सारे लोगों को सही जानकारी देना ये बहुत ज़रूरी हो गया था, ताकि हमारे साथी इस सारी जो वास्तविक जानकारी है, जो तथ्य हैं, जो उसके अंदर आंकड़े हैं, उनको अच्छी तरीके से साथी समझ सकें और सभी साथी समझ करके इस एग्रीमेंट का एनालिसिस कर सकें कि इस एग्रीमेंट में जो हुआ है उसकी वास्तविकता क्या है। पहली बात तो यह है कि हमारा जो पिछला एग्रीमेंट और उससे पिछला एग्रीमेंट, जिसको हम कहते हैं 13 से 16 वाला और 16 से 19 वाला और 19 से 22 वाला, ये जो तीन एग्रीमेंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। जो 13 से 16 वाला एग्रीमेंट था वो तिवारी जी और धर्मराज ने किया था, जिसका जो अमाउंट था वो अमाउंट 8,000 रुपये जो CTC का अमाउंट था, और 500 रुपये की एक स्कीम थी और 250 रुपये की एक स्कीम थी। ऐसा मिला करके ये टोटल जो अमाउंट था वो 9,250 का था। और 250 की जो स्कीम है वो एक्चुअल कंटिन्यू हुई थी, वो इसका पैसा जुड़ा नहीं था। तो हमें मान के चलते हैं कि वो सेगमेंट 9,000 का था, जिसके अंदर 500 रुपये का प्रोडक्शन स्कीम था और 8,500 रुपये का CTC अमाउंट था। ये है हमारा 13 से 16 वाला। वेलफेयर में अभी छोड़ देता हूँ। उसके बाद से 16 से जो 19 वाला है उसको हम लोगों ने किया। मैं था, राकेश दुबे था और श्री सेल्लम और बाकी ये टीम थी हमारे साथ में। तो हम लोगों ने ये एग्रीमेंट किया। इस एग्रीमेंट के दौरान क्या हुआ कि जो हमारा अमाउंट था, जो बेसिक अमाउंट था, वो जो CTC का अमाउंट था वो 9,950 रुपये था। 9,950 रुपये, यानी हमने जो CTC वाला अमाउंट था उस अमाउंट के अंदर 8,500 से लेके 9,950 रुपये किया। यानी कि हमने जो इस अमाउंट में 1,450 रुपये की बढ़ोतरी की थी। एक तो बढ़ोतरी ये हुई थी 1,450 रुपये की। दूसरा साथियों, इनकी जो स्कीम थी वो केवल 500 रुपये की थी। हम जो मैनेजमेंट से स्कीम लेके आए थे वो 2,050 रुपये की, यानी उस स्कीम के अंदर भी जो हमने बढ़ोतरी की थी वो 1,550 रुपये की थी। तो 1,450 रुपये CTC के अमाउंट में बढ़ोतरी हुई थी और 1,550 रुपये हमने प्रोडक्शन स्कीम में बढ़ोतरी की थी। इसलिए दोनों को मिला करके हमने 3,000 रुपये की बढ़ोतरी की थी। पिछला एग्रीमेंट था और जो हमारा एग्रीमेंट था वो दोनों एग्रीमेंट की बढ़ोतरी 3,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। अभी क्या हुआ, जो एग्रीमेंट हमारा हुआ, जिसको अभी तिवारी और धर्मराज ने और साथियों ने किया जो एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट के अंदर जो अमाउंट जो है 9,950 था, उस अमाउंट को 11,800 किया गया। यानी कि इस अमाउंट के अंदर 1,850 रुपये प्लस हुए। और स्कीम जो 2,050 की थी, उस स्कीम में से ये 50 रुपये कम कर दिया इन्होंने, 2,000 की स्कीम लेके आए। तो इसलिए जो 1,850 था उसमें से 50 रुपये स्कीम का कम हो गया। इसलिए सीधा जो इनका अमाउंट है वो 1,800 रुपये प्लस किया। 1,800 रुपये इन्होंने अमाउंट में बढ़ाया। ये है साथियों पिछले हमारे एग्रीमेंट की इनके एग्रीमेंट का जो है अंतर, कि हमने कितना बढ़ाया था और इस एग्रीमेंट में कितना बढ़ा। पहली बात तो ये समझना जो सबसे बुनियादी तत्व है। और मैं आपको स्क्रीन इसका एग्रीमेंट का दोनों का आपको जो अमाउंट वाला पार्ट है उसको मैं थोड़ा पढ़ के भी सुना देता हूँ और उसके साथ में इसको स्क्रीन पे भी डाल देता हूँ, ताकि इसको आप भी थोड़ा सा पढ़ लें कि इसके अंदर लिखा क्या है। क्योंकि एग्रीमेंट में क्या होता है, एक जो पहला पैराग्राफ होता है, उस पहला ग्राफ में जो हमारा CTC का अमाउंट होता है, CTC को भी समझना है साथी। CTC का अर्थ होता है कॉस्ट टू कंपनी। कंपनी जो हमारा पैसा जमा करती है उसको वो CTC अमाउंट कहलाता है। CTC का जो अमाउंट है वो कंपनी एक ब्लॉक में लिखती है। CTC का जो अमाउंट था वो हमारा 9,950 था और CTC का जो इनका अमाउंट था वो 11,800 रुपये है।
मैं आपसे अपील करूंगा कि दोनों जो आपके इसमें स्क्रीन सेट में है इसको आप देखें। मैं थोड़ा दोनों के जो पॉइंट्स हैं उसको आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। ये साथियों पहला ही पॉइंट होता है जिसमें ठहराव की शर्तें। ये मैं आपको पुराना जो मेरे समय का एग्रीमेंट है वो पढ़ के सुना रहा हूँ। तीन वर्षीय वेतन समझौते की कुल औसत वेतन वृद्धि RS 9,950 होगी। इस वृद्धि में बेसिक भत्ते, नियोजक का वैधानिक अंशदान, ESI, SC, PF, ग्रेजुटी, बोनस इत्यादि अनुकूलता के अनुसार शामिल होंगे। हमारे साथी इसी पे कन्फ्यूजन कर रहे हैं। अभी जो ये साथी बता रहे हैं वो 8,700 बता रहे हैं, तब कि 8,700 नहीं है। ये अमाउंट कितना है? 9,950 है। ये हमको ध्यान रखना। बोनस वाला भी जो ये बता रहे हैं, मैं अभी आगे के हिस्से में बोनस को भी आपको समझाऊंगा। तो ये जो असत्य बता रहे हैं इस बात को हमको समझना है कि हमारा 9,950 अमाउंट को 8,700 बता रहे हैं। ये इनका पहला झूठ है जो एग्रीमेंट में दर्ज है। एग्रीमेंट में मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, स्क्रीन दिखा रहा हूँ, और यही अमाउंट जो लिखा हुआ है। अब मैं इनका अमाउंट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ठहराव की शर्तें पहला पॉइंट है, 3 वर्षीय वेतन समझौता की कुल औसत वृद्धि ₹11,800 होगी। इस वृद्धि में बेसिक भत्ते, नियोजक का वैधानिक अंशदान, ESI, PF एवं ग्रेजुटी इत्यादि अनुकूलता के अनुसार शामिल होंगे। तो इसमें जो अमाउंट की राशि है 11,800 है। हमारे वाले एग्रीमेंट की जो अमाउंट की राशि है वो 9,950 है। तो इस तत्व को साथी अच्छी तरीके से हमको ध्यान रखना है और समझना है। इसी तत्व को तोड़ मरोड़ करके पूरे एग्रीमेंट को, हमारे एग्रीमेंट को कम दिखाने की कोशिश की जा रही है, और ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसको ज़्यादा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तत्व को हमको समझना भी। जो इसमें जो बोनस का CTC वाला पार्ट है वो मैं बोनस का मुद्दा भी आपको समझाऊंगा, उसमें मैं इसको डिटेल्स में आपको समझा दूंगा। तो ये पैसे का है। दूसरा साथियों है जो प्रोडक्शन स्कीम के बारे में लिखा हुआ है, एक एनेक्सर में लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन स्कीम जो है 2050 की होगी, उसका नियम और शर्तें एनेक्सर में होगी। ये हमारे एग्रीमेंट में भी लिखा है, और जो अभी एग्रीमेंट हुआ है इसमें भी यही लिखा हुआ है कि एक प्रोडक्टिविटी स्कीम होगी जिसकी राशि 2,000 होगी। हमारे इसमें 2050 लिखा है, उसमें 2,000 होगी, और उसके नियम और शर्तें ये एनेक्सर में होगी। तो ये इसकी जो प्रोडक्शन पॉलिसी की जो क्या डिटेल शर्तें हैं, हमारा वाला जो है वो तो आपको पता है कि उसमें से 1,850 रुपये लगभग जुड़ चुके हैं। 2050 में 200 रुपये छूटे हैं। अभी जो ये नई स्कीम लेके आए इसकी क्या शर्तें हैं, क्या होगा, अभी 1-1.5 साल हमारे सामने हैं। तो जो पैसा मिलेगा फाइनली जो अगला मार्च आएगा उसमें समझ में आएगा कि इस स्कीम में कितना पैसा मिला। हम उम्मीद करते हैं कि जो स्कीम जो 2,000 की लेके आए हैं इसमें पूरा 2,000 रुपये मिलेगा, क्योंकि अभी अगले 1.5 साल जब एग्रीमेंट होने तक नेता हमारी ये यूनियन बॉडी है, तो इनको ये बहाना नहीं होगा कि नेता कोई दूसरा आ गया इसलिए नहीं हो पाया। जैसे हमारे समय में हमें ये बार बार हम लोग भी ये कहते हैं कि यदि हम लोग नेता रहते तो ये 200 रुपये भी हमारी स्कीम का नहीं छूटता। तो अब ये वाला जो बहाना इनको नहीं मिलेगा, इसलिए हमें उम्मीद करते हैं कि स्कीम का जो पूरा 2,000 रुपये है वो पूरा का पूरा 2,000 रुपये हमारे वेतन में अगले 1 अप्रैल से जैसी एग्रीमेंट ख़त्म होगा ये जुड़ेगा। तो ये है साथियों स्कीम के बारे में डिटेल। स्कीम का डिटेल्स इनने क्या बनाई है मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो स्कीम बनाई है वो अब अभी हमारे सामने आएगी, हम उसको अभी देखेंगे। दूसरा साथियों वेलफेयर का जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें हमारे एग्रीमेंट में हमने पहला ये किया था कि लोन बढ़ाया था। एसेट बिल्डिंग लोन भी 37,000 जो था उसको बढ़ा के 40,000 किया था। महीने में 2 लोगों को देते थे तो महीने में 3 लोगों को किया था। इस तरीके से एसेट बिल्डिंग लोन में भी हमने कुछ अमाउंट बढ़ाया था। और अभी जो वर्तमान में जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें एसेट बिल्डिंग लोन में कोई भी अमाउंट, एसेट बिल्डिंग लोन में अभी की जो एग्रीमेंट है उसमें कोई भी राशि उसके अंदर नहीं बढ़ाई गई। दूसरा मुद्दा साथियों हाउस लोन का है। हाउस लोन को जो पुरानी हमारी हाउस लोन पॉलिसी थी उसको 50,000 का किया था और नए बच्चों के लिए हाउस लोन को खोला गया था। ये हमने किया था हमारे वाले एग्रीमेंट में। मगर इस जो अभी एग्रीमेंट हुआ उसमें हाउस लोन के बारे में कोई चर्चा नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, ना हाउस लोन के बारे में कोई राशि में बढ़ोतरी की गई।
तो इस मुद्दे पे भी इसमें कोई विकास नहीं हुआ। तीसरा साथियों मैरिज लोन है, उसको भी बढ़ाया गया था और उसको जो है थोड़ा सा सिस्टमेटिक किया गया था। तो अभी उम्मीद थी कि इस एग्रीमेंट में इसमें कोई राशि बढ़ेगी, मगर अभी जो वर्तमान में जो एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट के अंदर मैरिज लोन की जो सुविधा है उसमें किसी भी तरीके की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, ना उसमें किसी तरीके का कोई जिक्र एग्रीमेंट के अंदर है। तो मैरिज लोन में भी कुछ भी नहीं बढ़ाया गया। साथियों जो छुट्टी का था, ईएल का था, ईएल हमारे एग्रीमेंट के दौरान एक बोनस ईएल को जोड़ा गया था और इस बार का जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें कोई भी छुट्टी नहीं है। इस बार के एग्रीमेंट में छुट्टी में केवल दो मुद्दे हैं। एक तो इसमें यह है कि ईएल की रखने की कैपेसिटी बढ़ाई गई है, उसको 74 किया गया, मगर नई ईएल मिलेगी ये बिल्कुल नहीं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो छुट्टी नहीं बढ़ी है एग्रीमेंट के दौरान। दूसरा है एसएल के अंदर ये किया इन लोगों ने कि 2-2 घंटे की जो छुट्टी है उसको आप जब 16 घंटे कर लोगे तो आपको 16 घंटे मतलब 8 महीने, तब आपको जो है 2 एसएल मिलेगी। ये जो छुट्टी है तो हमारे ही है, 2-2 घंटे हमारे ही है, उसमें कुछ हमको मिला नहीं। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इस एग्रीमेंट के दौरान छुट्टी में कुछ नहीं हुआ। वो पहला एग्रीमेंट है जब छुट्टियों में किसी भी तरीके की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तो ये भी हमको ध्यान रखना है, ये बहुत ही एक नकारात्मक पक्ष है जिसको हमको सिर्फ ध्यान रखने की ज़रूरत है। तीसरा साथियों, हमने रिटायरमेंट के ऊपर से एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें हमारे जो सीनियर साथी है रिटायरमेंट कर रहे हैं, गिफ्ट का शुरुआत हुआ था। ये नया मुद्दा था, बड़ी मेहनत से लड़ झगड़ के इसको कराया था और हमें उम्मीद थी कि इस एग्रीमेंट के अंदर इस अमाउंट को बढ़ाया जाएगा। 2,500 की जगह इसको 10,000, 12,000, 15,000 ऐसा किया जाएगा, क्योंकि वो सबके लिए, आज हमारे हैदराबाद के साथियों का रिटायरमेंट हो रहा, कल हमारा भी होगा। तो ये स्कीम एक अच्छी स्कीम थी जिसमें उम्मीद थी कि बढ़ोतरी होगी इसमें, मगर ये हमने शुरुआत की थी मगर इसमें 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। साथियों इस एग्रीमेंट में 2 नई चीज़ें हैं जिसको हमको इसमें जुड़ी हुई हैं। एक पॉलिसी है जो सेल्फ के एजुकेशन के लिए है, उसका डिटेल्स मेरे पास नहीं है, और दूसरी एक पॉलिसी है जो हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए है, उसका भी डिटेल्स मेरे पास नहीं है। तो जैसी डिटेल्स आएगा तो हम इसको समझेंगे। ये 2 जो पॉलिसी हैं, ये नई पॉलिसी इस एग्रीमेंट में ऐड हुई हैं, तो इसकी जानकारी जब विस्तृत मिलेगी तब इसको हम समझ पाएंगे। तीसरा एक पॉइंट हुआ है जो इस एग्रीमेंट में जिसको हम थोड़ा सकारात्मक कह सकते हैं, वो जो जैकेट का था जो 2.5 साल का था, वो बार बार दिक्कत हो रही थी गर्मी सर्दी वाली, तो वो 2 साल का कर दिया। तो ये एक ठीक है, सकारात्मक पक्ष है, जो एक हम इसको ठीक कह सकते हैं। इसके अलावा साथियों और कोई जो वेलफेयर है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, यही मुद्दे हैं बस। सॉफ्ट लोन में 4,000 की बढ़ोतरी की गई है, 4 मुद्दे हैं। सॉफ्ट लोन में 4,000 की बढ़ोतरी की गई और छुट्टी का मैंने आपको बता दिया, वो छुट्टी की 2 पॉलिसी हैं जो अलग अलग तरीके से हैं। तो ये साथियों बीच की अभी का एग्रीमेंट का ये जो है बीच का पॉलिसी है। पहले एग्रीमेंट में क्या क्या हुआ था मैं वो आपको बता चुका हूँ। तो ये वेलफेयर का है। अब साथियों हम इसमें बोनस के बारे में बात करते हैं। पिछले वाला जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें बोनस के बारे में क्या डिस्कशन हुआ था, और इस मुद्दे को बहुत ही ताकतवर तरीके से हमारे साथियों ने उसको मुद्दा बनाया, और मुद्दा बनाने के बाद से उसका बहुत ही तरीके से राजनीतिकरण हुआ। और इस बोनस का जो मुद्दा था इसी को कंफ्यूज करके सारे मुद्दे अभी चल रहे हैं। पिछला जो एग्रीमेंट हमारे समय में हुआ था उसकी जो समझ है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। हमारी समझ साथियों ये थी कि उस समय पहला ऐसा था, बोनस के बारे में समझना है कि सीटीसी 2 तरीके से होता है, एक फ्रंट सीटीसी होता है, एक बैक सीटीसी होता है। उस समय तक जो बोनस का अमाउंट बढ़ रहा था वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, जिसमें मैनेजमेंट बैक सीटीसी में हमारा पैसा डालती थी, और 8,400 जो अमाउंट था उस समय तक था वो 8,400 बैक सीटीसी में था। उसके बाद से साथियों बोनस का एक्ट चेंज हुआ, बोनस का कानून बदला, और कानून बदलने के बाद से जो लिमिट सरकार ने बढ़ाई, उस लिमिट में ये कहा कि जो मिनिमम वेज है उसके साथ सरकार ने उसको कनेक्ट कर दिया। मिनिमम वेज के साथ कनेक्ट होने के बाद से हमारे प्रदेश के अंदर 2014 में मिनिमम वेज रिवाइज हुआ था। रिवाइज होने के बाद से पहली बार ऐसा हुआ कि मिनिमम वेज कुशल जो श्रमिक है उसमें लगभग 2300-2400 रुपये बढ़ा था, 2300 रुपये के आसपास बढ़ा था, जिसकी वजह से बोनस की जो रेंज सरकार ने घोषित की थी लिमिट,
उसके हिसाब से यदि हम 20% का कैलकुलेशन करते तो वो अमाउंट 22-23 हज़ार हो रहा था। तो एकदम से जो अमाउंट 8,000 से 22-23 हज़ार रुपये कैलकुलेशन होने लगा। किस कारण से वो होने लगा? जो सरकार ने कानून बदला, नियम बदला, वो पूरा देश में बदला था। इसी के कारण से अलवर के अंदर भी बोनस का डिस्कशन हुआ और बोनस के अंदर उन्होंने भी 700 रुपये बोनस की सीटीसी में डाला। और हमसे पहले अलवर का एग्रीमेंट हुआ था। अलवर की एग्रीमेंट का लॉजिक हमारे यहाँ भी मैनेजमेंट ने दिया। तो ये एक सिचुएशन थी, विशेष सिचुएशन थी। अब हमारे सामने दो विकल्प थे। एक विकल्प ये था कि हम बोनस को बैक सीटीसी में डाल दें, जैसे 8,400 डला हुआ था। दूसरा विकल्प था कि हम इस बोनस की राशि को फ्रंट सीटीसी में लेके आए। तो हमको ये समझना है साथियों कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्यों था? ये कॉन्सेप्ट इसलिए था कि हमारे साथी अगले एग्रीमेंट में, इस एग्रीमेंट में हो गया हो, अगले एग्रीमेंट में हमारे साथी जो बोनस का एक्ट है वो 21,000 बेसिक डीए 21,000 होने के बाद से बोनस का जो पात्रता है वो खत्म हो जाती है। ये लॉ है, कानून है। जैसे ही 21,000 होगा वैसे ही बोनस की पात्रता खत्म हो जाएगी। अब क्या हुआ? हमने ये सोचा साथियों कि यदि हम इस साल इसको बैक सीटीसी में डाल देते हैं तो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। और हमें मैनेजमेंट ने भी डिस्कस करके जो हमें फीडबैक दिया उसमें उन्होंने बताया कि चेन्नई की जो हमारी मैनेजमेंट है वो कोई भी ऐसा अमाउंट जो अमाउंट लिखा हुआ नहीं है वो नहीं देती। और हमारी पिकनिक चली गई, ये हमारे सामने एग्जाम्पल है। और हमारे सामने स्टाफ का भी जो 8,400 उनका सीटीसी में था उतना ही बोनस दिया ये लॉ परिवर्तन होने के बाद। 3-4 एग्जाम्पल हमारे सामने थे। तो हमको ये लगा कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक बार ये पैसा डालना है, एक बार यदि हम इसको पैसे को डाल देते हैं और उसके बाद से पुराना 8,400 रुपये हमारा है वो भी उसको भी हम इसमें लिखवा लेते हैं तो हमारा 1,950 रुपये फ्रंट सीटीसी में आ गया। फ्रंट सीटीसी का मतलब है कि हमारे ये पैसा हमारे कंट्रोल में आ गया, ये पैसा हमारा हो गया। इसमें ध्यान रखना है कि 8,400 भी कहीं नहीं लिखा था कि हमारा पैसा है, उसको भी हमने इस एग्रीमेंट में लिखवाया। और उसको लिखवाने के बाद से फिर इसको हमने टोटल 1,950 रुपये बोनस का सीटीसी बना, क्योंकि हमने उसको फ्रंट सीटीसी में डलवा दिया था, इसलिए 23,500 से कम भी बोनस का कैलकुलेशन बना, फिर भी हमने 23,500 रुपये लिए क्योंकि हमने उसको सीटीसी में डलवा दिया था। ये एक बात तो ये समझना साथियों। दूसरी बात ये समझना साथियों कि लॉ के बाद अभी क्या हो गया? अभी सारे साथी इस एग्रीमेंट में, जैसे ये पूरा एग्रीमेंट लगेगा 75% तो अभी लग जाना है, 75% में हैदराबाद के सारे साथी लगभग इस बोनस की पात्रता से बाहर हो जाएंगे। और जब पूरा एग्रीमेंट लगेगा तो हमारे भोपाल के साथी हम लोग भी बोनस की पात्रता से बाहर हो जाएंगे। अब ये है सवाल जिसको हमको समझना है। यदि हमें सीटीसी नहीं लिखवाते, सीटीसी में ये अमाउंट नहीं डालते, वो बैक सीटीसी जो हमारा 8,400 उसको नहीं लिखवाते, तो जैसे ही हमारी बोनस की पात्रता खत्म होती ये 1,950 रुपये हमारा जो है शून्य हो जाता। हमें 1,950 रुपये नहीं मिलता है। हमने इसलिए इसको बैक सीटीसी से फ्रंट सीटीसी में डाला ताकि मैनेजमेंट जैसे ही हम बोनस की पात्रता हमारी खत्म हो वैसे ही 23,500 रुपये ये हमारे पक्के रहें और 23,500 रुपये मैनेजमेंट हमारे ख़त्म ना कर पाए और 23,500 रुपये हमारे ये हमको पूरी ज़िंदगी जब तक हम नौकरी कर रहे हर साल हमको ये मिलें, या फिर इन पैसे को हम 1,950 रुपये महीने के हिसाब से अपनी पेमेंट में भी ऐड करा सकते हैं। तो ये अमाउंट हमने छोड़ा नहीं साथियों। बहुत गुमराह कर रहे हैं हमारे साथी, मेरे को बहुत कष्ट होता है कई बार। अगर हमें पैसा छोड़ देते, हम ये भी मान लेते कि सीटीसी हमने जो 1,250 बोनस में डाला, हो सकता है कि एग्रीमेंट 200-500 रुपये कम भी हो जाता और ये बैक सीटीसी में चला जाता, तो हमारे दोनों नुकसान होते कि हमारा एग्रीमेंट भी कम होता और ये सारा पैसा हमारे हाथ कंट्रोल में नहीं होता। तो ये है साथियों जिसकी वजह से हमने इसको बोनस को सीटीसी में डाला था। और मैं आगे समझना है हमको, यदि हम बोनस को सीटीसी में नहीं डालते तो बोनस की पात्रता खत्म होने के बाद ये बोनस का 1 रुपये किसी को नहीं मिलता। ये हमारी समझदारी की बात है
जिसके कारण से हमारे जो साथी हैं, जितने भी जिनकी भी बोनस की पात्रता खत्म होगी, उनको भी 23,500 रुपये बोनस उनके आजीवन तक मिलेगा या 1,950 रुपये आपकी पेमेंट में जुड़ेगा। अब आप खुद ही समझ लीजिए ये फैसला सही था या गलत था, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। मेरी समझ के हिसाब से फैसला हमने सही किया, नहीं तो ये बहुत बड़ा नुकसान हम सबका होता। और चेन्नई की मैनेजमेंट आज की तारीख में 1 रुपये भी यदि कहीं लिखा हुआ नहीं है, यदि कोई हमारा एग्रीमेंट नहीं है, कोई समझौता नहीं है, 1 रुपये देने को तैयार नहीं है। उनने स्टाफ को भी नहीं दिया, हमारी जो है पिकनिक को समाप्त करवा दिया, मगर उस पिकनिक को माने नहीं, क्योंकि पिकनिक का लिखा हुआ नहीं था। एग्रीमेंट में सही तरीके से लिखा हुआ जो कागज था उसमें साइन नहीं थे, वो एक अंडरस्टैंडिंग थी। अंडरस्टैंडिंग को चेन्नई की मैनेजमेंट ने नहीं माना, इसलिए हमने साथी ये समझदारी का काम किया। गलत काम नहीं था, ये सही काम था। अब इसका एक पक्ष और है जिसको समझना है साथी। हमारे साथी ये बार बार ये कह रहे हैं कि पिछला बोनस जो शुरू से हमारे तिवारी और बाकी साथियों ने लोगों को कंफ्यूज किया कि हमें एग्रीमेंट के दौरान बोनस मिल गया था, तो ये बोनस मिल गया था तो हमें उससे हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमें बोनस तो मिल गया था, फिर ये बोनस का सीटीसी में क्यों डाला? जब बोनस मिल गया था तो सीटीसी में क्यों डाला? ये मुद्दा बनाया और इस मुद्दे से हमारे बहुत सारे साथी कंफ्यूज हैं, सबको यही समझा रहे हो। और बहुत सारे साथी हमारे इस बात को समझ भी गए कि वो सही कह रहे हैं, मगर तथ्यात्मक जानकारी क्या है साथियों? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा एग्रीमेंट 1 अप्रैल 2016 से शुरू हुआ था और दिवाली जो है 2016 में थी, अक्टूबर नवंबर के आसपास। दिवाली पे एग्रीमेंट करने की कोशिश हुई, मगर दिवाली पे एग्रीमेंट हो नहीं पाया। क्या क्या विवाद चल रहा था, क्या लफड़ा चल रहा था, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। हमको ये समझना है साथी कि जो 2016 में हमें जो बोनस मिला, ये बोनस हमको कब का था, किस फाइनेंशियल ईयर का था? हमारे साथी बिल्कुल समझते नहीं है। आपको समझना है कि 2016 की जो दिवाली में एग्रीमेंट के दौरान जो हमें बोनस मिला था, वो बोनस का 1 साल पीछे का टाइम होता है, आपको पता होना चाहिए। 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016, फिर मैं आपको 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच का बोनस हमको दिवाली पे मिला था। और हमारा एग्रीमेंट कब से शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 2016 से। एग्रीमेंट के दौरान जो हमने डीलिंग की थी उसका बोनस हमको कब मिला? 2017 की दिवाली पे। तो ये बात को समझना है, जो ये कह रहे झूठ है, गलत है, क्योंकि उस एग्रीमेंट के दौरान जो हमें बोनस मिला था वो बोनस हमको उस फाइनेंशियल ईयर का मिला था जो पिछले एग्रीमेंट का था, जो एग्रीमेंट तिवारी लोगों ने किया था। सीटीसी उस समय बैक में थी, मगर उस एग्रीमेंट के दौरान ये मैनेजमेंट की मजबूरी थी कि वो उस समय मतलब समझौता तो हो गया था, और 2014 में जो है 13 में समझौता हो गया था, 14 में मिनिमम वेज रिवाइज हुआ था, अक्टूबर में 14 के अक्टूबर में मिनिमम वेज रिवाइज हो गया था। तो ये जो पैसा है उस कारण से मैनेजमेंट ने उसको वहन किया उस साल के फाइनल, मगर वो उसका अर्थ ये नहीं था कि उस साल हमको मैनेजमेंट ने पैसा दे दिया तो ये एग्रीमेंट का पैसा जब हमें मिल गया तो हमने सीटीसी में क्यों डाला। वो फाइनेंशियल ईयर अलग था, वो तिवारी जी ने जो पिछला एग्रीमेंट किया था उस फाइनेंशियल ईयर टाइम का बोनस था जो हमको उस समय दिवाली के टाइम पे मिला। तो मैनेजमेंट का एक विशेष परिस्थिति था जिसमें मैनेजमेंट ने मेरे से भी बात की थी और मैंने उनको कहा भी था कि लॉ के हिसाब से जो बोनस बना है वो आपको देना होगा, बाकी चर्चा आपको अगली चर्चा जो करनी है वो एग्रीमेंट में आप कर सकते हो, मगर ये तो पिछले फाइनेंशियल ईयर का बोनस है, तो आपको बोनस उतना जितना कैलकुलेशन के आधार पर, लॉ के आधार पर बन रहा वो आपको देना पड़ेगा। तो ये बात को समझनी है। तो वो पिछला समय का बोनस था जो हमको उस समय मिला। उसके बाद से साथियों अप्रैल 2016 से वो 1 अप्रैल 2016 से जो चर्चा थी वो एग्रीमेंट में डिस्कशन हुआ और बोनस को बैक सीटीसी में भी डालने को तैयार थे वो, मगर हमने इस बात के लिए जब हमें समझ में आया तो हमने उनको बैक सीटीसी में डालने के लिए मना किया, वो सारे अमाउंट को फ्रंट सीटीसी में डलवाया ताकि हमारी जो चेन्नई की मैनेजमेंट है ये मैनेजमेंट भी हमारी बोनस की पात्रता जब खत्म हो
तब वो हमारे उस पैसे को खा ना सकें, उस पैसे को हम ले सकें। तो ये है साथियों बोनस की दूसरा पक्ष, जिसको हमको ध्यान रखना। जो हमारे साथियों ने गलत तरीके से गुमराह किया, गलत तरीके से सारी लोगों को बीच में बताया। तीसरी बात ये समझनी है साथियों, जो इस बीच में कहा गया कि 1250 जो हमने बोनस की सीटीसी में अमाउंट डाला, उस अमाउंट को हमारे साथी अमाउंट नहीं मान रहे, इसलिए कह रहे हैं सबको जो कंफ्यूज कर रहे हैं कि 8700 एग्रीमेंट हुआ था, 8700 एग्रीमेंट हुआ था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इससे बड़ी मैं मूर्खता कहूं या ना समझी कहूं क्या हो सकती है। हमने मैनेजमेंट से जो अमाउंट ले लिया, उस मैनेजमेंट से अमाउंट लेकर के उसको एग्रीमेंट में लिखवा दिया। बोनस की सीटीसी में हमने डाला, सीटीसी में भी लिखा है वो, हम लोग सीटीसी में एग्रीमेंट करते हैं। हमने मैनेजमेंट से वो पैसा ले लिया है, हमने उसको बोनस में डाला, ये भी लिखा हुआ है। बोनस के हिसाब से हमने भविष्य का भी अपना भविष्य सुरक्षित कर लिया कि अगर इसकी पात्रता खत्म हो जाएगी उसके बाद भी ये पैसा हमको पूरा जिंदगी मिलेगा। 1250 के कारण से, वो 1250 नहीं होता तो ये जो पात्रता जिंदगी भर की जो हमें मिली ये भी नहीं मिलती। तो हमने ये किससे किए? 1250 से किए। जो हमने पैसा ले लिया उसको माइनस करके ये आज समझा रहे हैं, तब की वास्तविकता है ये इन्होंने इसलिए एग्रीमेंट कम कर पाए। तब की असल बात है, जो हमने पैसा ले लिया पहले एग्रीमेंट में, हमने जो पैसा मैनेजमेंट से ले लिया हमने उसको बोनस की सीटीसी में डाल दिया। अब आपका ये मानना है कि बोनस की सीटीसी में डाल दिया, आपने गलत कर दिया। आपकी थोड़ी देर के लिए हम बात मान लेते हैं, चलो आप सच कह रहे हो, चलो हमने मान लिया। अब ये हमने गलत किया या सही कही इसका डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे, मगर हमने वो पैसा तो मैनेजमेंट से लिया ना भाई, सीटीसी में लिया, सीटीसी में लिखा। तो आगे का एग्रीमेंट हमने जो मैनेजमेंट से पैसा लिया उसके आगे चर्चा करेंगे हम। तो हम अगला एग्रीमेंट 9950 से ही शुरू करेंगे ना कि 8700 से करेंगे। अब ये पागलपन है कि मूर्खता है, आप खुद समझ लो। जो अमाउंट हमने ले लिया, जो अमाउंट हमारी सीट पे लिखा है, जो अमाउंट हमने सीटीसी में डाला, उस अमाउंट को हमारे साथी ये चिल्ला करके कि 8700 एग्रीमेंट हुआ, 8700 एग्रीमेंट किया है। और मुझे ये लग रहा है कि इनने 8700 से ही मैनेजमेंट से बात की है। 8700 बात करने के कारण से ये एग्रीमेंट ज्यादा नहीं खींच पाए, इनका 3000 11800 पे ही खत्म हो गया। और अगर हम उसको पूरा पैसा ले लेते तो ये 15000 पहुंच जाता। तो अब ये 15000 ना करके इन्हें 13800 किया, 1200 रुपए का घाटा हुआ। तो ये समझना है साथियों, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, ये टेक्निकल बात है जो मैंने आपको समझाई। आप किसी भी एक्सपर्ट से बात कर लीजिए, जहां भी सीटीसी में एग्रीमेंट होता, किसी भी कंपनी की यूनियन से बात कर लीजिए कि सीटीसी में हमने एक अमाउंट ले लिया मैनेजमेंट से पिछले एग्रीमेंट में, और हम उस अमाउंट से पीछे बात कर रहे हैं मैनेजमेंट से। जो हमारी सीट में लिखा है, जो बंटवारे की सीट है उसमें भी लिखा है कि हमने 1250 रुपए बोनस में डाला, उसकी सीट में सीटीसी अमाउंट में भी लिखा है। तो जो पैसा हमने ले लिया उस पैसा को नकार दिया इनने, और उस पैसा को नकार दिया काय के लिए? दीरकचंद को बदनाम करने के लिए। और दीरकचंद को बदनाम करने के चक्कर में पूरी एग्रीमेंट को, हमारा अपेक्षा यह था कि हमने 3000 पैसा बढ़ाया, 3000 रुपए बढ़ाए इस एग्रीमेंट में, तो ये कम से कम 4000 बढ़ाएंगे। तो हमारा उम्मीद था कि एग्रीमेंट 16000 जाना चाहिए था। इनका पिछला रिकॉर्ड देखें तो इनने जो 6500 वाला एग्रीमेंट हुआ था, 6.5 से 9 किया था, इन्हें 2500 रुपये बढ़ाया था। हमने 2500 की जगह इसमें 3000 बढ़ाया था। अब हम उम्मीद 4000 नहीं तो 3500 की तो कर ही रहे थे यार। तो ये एग्रीमेंट 15,500 की जगह 13,800 पे खत्म हो गया। तो ये अमाउंट है साथी जिसको समझना है। और ये मैं ये समझता हूं कि हमारी साथियों की जो एक दिमाग में जिद भरी हुई है कि किसी को बदनाम करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, तो दूसरे को बदनाम करने के चक्कर में अपना खुद का पूरे 81 लोगों का हजारों रुपए का नुकसान करा दिया। ये बात को हमको समझना है। आज यदि हम बोनस की बात करते हैं, आज यदि हम सारे अगले एग्रीमेंट में बोनस की बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम सब बोनस की पात्रता से बाहर हो गए। और अभी भी इन्होंने बोनस में क्या लिखा है ये भी समझ लो जरा, मैं सुना देता हूं आपको, क्योंकि बोनस के बारे में बहुत सारी गलत हवा उड़ा रहे हैं। तो बोनस के में क्या लिखा है तिवारी जी ने, मैं आपको सुना देता हूं, और हमने क्या लिखा था वो भी सुना देता हूं। हमने जो लिखा था वो भी सुना देता हूं, तिवारी जी ने क्या लिखा है उसको सुना देता हूं। पहले मैं अपना सुना देता हूं।
बोनस एक्सग्रेशिया। बोनस अधिनियम के तहत वर्तमान में दिए जाने वाली बोनस राशि रुपये 700 की लिमिट में हुई वृद्धि के कारण बोनस राशि 1250 रुपये प्रतिमाह किया जा रहा है। अतः बढ़ी हुई राशि 1250 प्रतिमाह अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक की बोनस राशि को कर्मचारी की जनरल वृत्ति में समायोजित किया जाएगा। अतः वर्ष 2016-17 की बोनस अवधि की बढ़ी हुई राशि अप्रैल 2017 से कर्मचारी निम्नलिखित रूप में ले सकेंगे एवं इस प्रक्रिया को आगामी वर्ष में इसी प्रकार चलेगी, जिसमें हमने वो 15,000 रुपये पहले इसको भी पहले लेने की स्कीम बनाई थी। तो ये है जिसमें हमने 700 रुपये क्या है पहले का है, ये 700 रुपये लिखा नहीं था कहीं हमारा, हमने 700 रुपये इसमें लिखवाया जो 8,400 होता है, बरसत 84 8,400 रुपये, और 1250 से जो है 15,000 कुछ ऐसा कुछ होता है अमाउंट, जोड़ लें इसको, तो ये दोनों मिलाकर के 23,500 रुपये होता है। तो हमने ये लिखाया था साथियों, बाकी डिटेल्स में आपको समझा चुका हूँ। अब तिवारी जी ने साफ ये कहा है, अभी लोगों को भी वो समझा रहे हैं कि हमने बोनस को बाहर कर दिया, बोनस से हमें कोई मतलब नहीं है। तब की साथियों समझना है कि बोनस का जो राशि है जो इनकी एग्रीमेंट में डिस्कस हुई, इसको भी समझ लो, एग्रीमेंट में जो डिस्कस हुई राशि उसमें जो 16,800 है उसमें 600 रुपये बोनस था। बाद में मैनेजमेंट ने छोड़ दिया क्योंकि उसका रीजन ये था कि सब लोग बोनस की पात्रता खत्म हो रही है सारे लोगों की, और इन बीचों में मिनिमम वेज का रिवीजन नहीं हुआ है, तो मिनिमम वेज की ज़्यादा राशि बढ़ी नहीं है, इसीलिए मैनेजमेंट ने उसको छोड़ा है। तो उसको छोड़ने के बाद से तिवारी जी ये कह रहे हैं कि हमने बोनस को मतलब हटा दिया है, इससे छोड़ दिया, और साथ में ये भी समझा रहे हैं कि अभी जो मिनिमम वेज बढ़ेगा तो 23,000 जो उसके हिसाब से बनेगा उतना पैसा बोनस में ज़्यादा मिलेगा, ये भी वो समझा रहे हैं उनके कुछ लोग। अभी सत्य है कि असत्य मेरे को नहीं पता, मगर इसमें जो लिखा है इसके हिसाब से वो ये गलत कह रहे हैं। क्या लिखा है मैं आपको सुना देता हूँ। बोनस पर चर्चा के उपरांत यह तय हुआ कि पिछली दीर्घकालीन समझौता 2016-19 में फ्रीज हुई बोनस राशि, कौन सी फ्रीज हुई, 23,500 रुपये फ्रीज हुई बोनस राशि फिक्स रहेगी। अब ये राशि इन्होंने फिक्स कर दी, अब ये कह रहे हैं कि बढ़ी हुई मिलेगी, तब कि इसमें क्या लिख दिया कि पिछली जो राशि जो उसमें हुई थी वही राशि फिक्स रहेगी, 23,500 फिक्स रहेगी। इसके आगे लिखा है कि आगे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के अनुसार कैलकुलेशन में शामिल रहेगी। क्या शामिल रहेगी, 23,500 रुपये। अब जब ये कानून जो लिखा है एक्ट के कैलकुलेशन में यही राशि शामिल रहेगी, जब आप ये लिखवा दे रहे हैं तो अलग से राशि कहां मिलेगी। तो ये झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, वो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। मैंने इस बारे में मान साहब से भी डिस्कस की, मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूं, चोपड़ा जी से भी डिस्कशन किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये गलत बोल रहे हैं, जो 23,500 है यही मिलेगा, इसका कैलकुलेशन अगर बढ़ता भी है तो इसी के अंदर बनेगा। उसके अलावा बाकी जो जिनकी बोनस से की पात्रता खत्म हो गई है उनको आगे इसमें ये भी लिखा हुआ है, वो भी पढ़ देता हूं, इसमें आ जाएगा, शामिल रहेगी। उसके पश्चात यदि कोई भी श्रमिक बोनस के दायरे से बाहर आता है या भविष्य में आएगा तो सिर्फ पिछले दीर्घकालीन समझौता 2016-19 में निर्धारित बोनस राशि एक्स ग्रेशिया के अंतर्गत दिया जाएगा। यह सहमति वर्तमान दीर्घकालीन समझौता अवधि के लिए लागू रहेगी। आगे आने वाली दीर्घकालीन समझौता में इसकी फिर से समीक्षा की जाएगी। तो अब इसमें इन क्या लिखवा दिया तिवारी जी ने, इनने लिखवा दिया है कि एक तो पहली राशि फिक्स रहेगी जो पुरानी वाली है, दूसरा बोनस एक्ट से कैलकुलेशन में वही राशि शामिल रहेगी। उसके अलावा तीसरा चीज है कि जो बोनस की पात्रता से बाहर होंगे उसमें जो सीटीसी में हमने डलवाया था 23,500 रुपये, 1,950 रुपये महीने का, वही आपको मिलेगा। और ये क्यों मिलेगा, क्योंकि ये बोनस की सीटीसी में डला हुआ है। यदि ये डला हुआ नहीं होता तो आपको 1 रुपये भी नहीं मिलता। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और आगे बोनस के इसमें डिस्कशन होगा, तो आगे क्या डिस्कशन होगा। अब ये बोनस का डिस्कशन खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया,
कि ऑलरेडी बाकी लोग 75% लोग इसी एग्रीमेंट में बोनस के दायरे से बाहर हो जाने हैं, और जो बच्चे बचे हैं वो एग्रीमेंट लगते ही 1 अप्रैल से ही वो बोनस के दायरे से बाहर हो जाना। जब बोनस के दायरे से सब बाहर हो जाना है तो ना उनकी सीटीसी की बात होनी है, ना फिर सीटीसी जुड़नी है, और 23,500 से ज़्यादा फिर ना किसी को मिलना है। 23,500 मिलेगा या 1,950 रुपये आप पेमेंट में जुड़वा लीजिए। इसके अलावा फिर बोनस के नाम से आपका कहानी खत्म, ये लॉ के हिसाब से। तो ये है साथियों बोनस का मसला। बहुत विस्तार से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि बोनस के में जो हमने किया था वो आपको समझ में आया होगा। जो तिवारी जी लोग समझा रहे हैं ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, लोगों सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि ये 600 राशि इनकी, अगर 600 राशि इनकी हटा दी जाए तो इनका 11,800 में 600 भी हटा दो, ये हमारी बोनस की राशि हटाने की बात, इनके भी हटा दो, तो फिर कितने बचेंगे? वो तो 1100 बचेंगे। इनका एग्रीमेंट कितने का बचेगा? 600 रुपये, उसमें से 1800 में तो 1200 बचेंगे। तो ये समझना है साथियों, ये यथार्थ सच्चाई है, जिसको हमारे जो लोग टीम में डिस्कस किए, यूनियन बॉडी के लोग हैं, उनको भी इस यथार्थ को समझना है। झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, झूठ बोलने से लोगों को गुमराह कर सकते हो, मगर लोगों का फायदा नहीं कर सकते हो। लोगों का नुकसान जो आपने करा दिया, इसकी भरपाई जिंदगी में नहीं होगी। तो ये साथियों बोनस से संबंधित था जो मैंने आपको बताया, और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें समझ पाएंगे। और आपके कोई सवाल जवाब हों तो मैं ये कह रहा हूँ कि यूट्यूब पर मैं इसको डालूंगा, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो भी मैं आपको समझा सकता हूँ, नहीं तो आप व्यक्तिगत भी मेरे से बात कर सकते हैं इसके बारे में। मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने पूरा तरीके से समझाया वो आप उसको समझ जाएंगे साथी। तो ये है साथियों बोनस का। तो ये एग्रीमेंट के जो मुख्य तथ्य थे वो मैंने आपको बता दिए। अब साथी हम बंटवारा के बारे में बात करते हैं। ये सीट है जो मैं आपको इसमें लगा देता हूँ, और एक एक करके जो है आपको बताते जाऊँगा, जिससे ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सकें। पहले तो साथी लास्ट ईयर का जो फार्मूला है वो मैंने आपको पहले बताया है, और आपको समझने के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारे जो भोपाल के साथी हैं, तिवारी एंड ये सारे लोग हैं, इनको बेस अमाउंट से लगभग 100 रुपये ज़्यादा होगा, ये रेशियो था। अन्ना जो हमारे हैदराबाद के साथी हैं उनको सीनियरिटी जो है वो 500 रुपये, एवरेज में 500 रुपये सीनियरिटी मिलेगी उनको। तीसरा चीज़ था जो हमारे बच्चे हैं, नए बच्चे, उनका लगभग 600 रुपये बेस अमाउंट से नीचे जाएगा। हम लोग हैं जो W2 वाले, तो इनका ये समझ था, जिसमें अनिल तिवारी एंड साथियों की तरफ से ये मैसेज आया था कि क्योंकि सीनियरिटी बेस एग्रीमेंट होना था, इस एग्रीमेंट में सीनियरिटी का डिस्कशन हुआ था, तो आखिरी में इनका ये आया था कि भैया आप जो स्टोर के लोग हैं, हम लोग हैं W2 वाले, ये इनका पैसा हमारे बराबर नहीं बढ़ सकता, इसलिए इनके पैसे का 200 रुपये हमसे कम करो। तो तीसरा पार्ट था कि जो तिवारी एंड लोगों की टीम है उससे हमारा 200 रुपये कम होना है। तो 4 पक्ष थे कि तिवारी से हमारा 200 रुपये कम होना है, पहला पक्ष ये था। दूसरा पक्ष ये था कि बेस अमाउंट से लड़कों का 600 कम होना है। तीसरा पक्ष था अन्नों को 500 रुपये सीनियरिटी मिलनी है। और चौथा पक्ष था कि अनिल तिवारी लोग हैं, इनको बेस अमाउंट से 100 रुपये ज़्यादा मिलना है। ये फार्मूला था लास्ट ईयर का। और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमने सीट बनाई थी उस सीट का निष्कर्ष यही है। हमने 2 चार्ट बनाए थे, एक चार्ट ग्रेडिंग के हिसाब से था और दूसरा चार्ट सीनियरिटी के हिसाब से था। तो ये चार्ट मैं आपको इसमें लगा देता हूँ, इसके ऊपर थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, बाकी मैं इसको साइड में लगा देता हूँ तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लें। इसमें हमने कुछ अंतर किए थे, कुछ ग्रेड में 40 रुपये का अंतर है, बाकी आखिरी में जो है 75 रुपये का एक ग्रेड में हमने अंतर किया था। दूसरा जो सीनियरिटी का था उसमें हमने 3 स्लैब बनाए थे, 0 से 8 साल, 9 से 22 साल और 21 से 40 साल, जिसमें पहले स्लैब में 0 था, दूसरे स्लैब में 506 रुपये था और तीसरा स्लैब में 885 रुपये था। हमने इसको ग्रेड के हिसाब से नहीं किया था, हमने इसको एज के हिसाब से किया था। इस बात को समझना है साथियों। अब साथियों जो तिवारी जी का जो फार्मूला है वो मैं आपको बता देता हूं। ये तिवारी जी के एग्रीमेंट की सीट है जिसको मैं दिखा रहा हूं आपको, और बाकी मैं इसको अभी
साइड में डाल देता हूं तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। साथियों, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो तरीके से डिफरेंस करे। एक एग्रीमेंट, एक तो ग्रेडिंग में डिफरेंस किया, दूसरा जो है सीनियरिटी के हिसाब से एक स्लैब बनाया जिसमें 0 से 13, 13 से 26 और 26 से 40 किया। मगर इन्होंने क्या कलाकारी करी ये मैं आपको समझा देता हूं। ये पहली कलाकारी इन्होंने ये करी कि और W3 से W4 के बीच में ये जो है सीधा 250 रुपये का फर्क किया, 250 रुपये का ग्रेडिंग में बेसिक के अंदर। और उसके बाद से फिर W4 से 4 में 250 रुपये का, 4 से 5 में 50 रुपये का, और 5 से 6 में 50 रुपये का, और 6 से 7 में 50 रुपये का। 7 तो कोई है ही नहीं, तो ऊपर के दो ग्रेड में 50-50 रुपये का, नीचे 50 रुपये का, और बीच में 250 रुपये का। इनने बीच के जो ऊपर की नीचे की ग्रेड हैं W3, W2 और WB, 3 का इन्होंने पैसा कम किया। तब की लास्ट ईयर का अब दूसरा जो डिफरेंस इन्होंने क्या किया, 0 से 13, 13 से 26 और 26 से 40। तो 0 से 13 वाले में सिर्फ बच्चे हैं 24 लोग, जिसमें ओपी को भी हमने ओपी को बहुत मेहनत से इसमें डलवाया था। इन्होंने ओपी को वापस रिवर्स उसी ग्रुप में डलवा दिया। और 24 WB वाले जो बच्चे हैं उनको इन्होंने 220 रुपये दिया। सीनियरिटी में कितना दिया, 220 रुपये, ठीक है। उसके बाद से फिर आगे क्या हुआ, जो 13 से 26 और 26 से 40 इसमें जो अंतर किया, इसमें भी ग्रेडिंग किया इन्होंने, उसमें भी ग्रेडिंग किया और सीनियरिटी में भी ग्रेडिंग किया। हमने सीनियरिटी में ग्रेडिंग नहीं किया था। इसमें इन्होंने क्या किया कि जो W2 और W3 के बीच का है, कौन सा, भोपाल वाला, उसके बीच में 27 रुपये का फर्क है। W2 को 627 और W3 को 654 रुपये मिले। इसमें ग्रेड में फर्क किया। अब हैदराबाद वाले में W2 तो कोई है नहीं, W3 को 846, W2 को 674 और W3 को 846, इसमें भी 172 का अंतर किया। मगर WB में भोपाल हैदराबाद का कोई है नहीं है, तो W3 को जो उसका बंदा उसको 846 रुपये मिले। अब W4 में आए, W4 में जैसी आए वैसी सीनियरिटी में 13 से 26 यानी भोपाल के जो लोग हैं W3 वालों को 654 रुपये दिया था और W4 वालों को 767 रुपये दिया। यहां कितना अंतर था, पहले में 27 रुपये का, दूसरे में अंतर कितने का हो गया, 113 रुपये का। W3 और W4 के बीच में 113 रुपये का। तब कि अंतर नहीं होना था, 250 रुपये का अंतर हो और 113 रुपये का अंतर हो, ये अंतर मिला के सीधे 300-400 रुपये हो गया। जो W3 और W3 के नीचे वालों को इन्होंने मारा, इसमें अंतर करके भोपाल के लोगों को मारा। भोपाल के जो W3 वाले हैं और जो W4 वाले हैं, उसमें W3 वालों को ये 113 रुपये सीनियरिटी में भी कम किए, उसमें भी कम किए, इसमें भी कम किए। अब आगे देखते हैं कि 4 और 5 में, तो 4 और 5 में केवल 1 रुपये बढ़ाया, 1 रुपये का अंतर है, और 5 और 6 में 28 रुपये का अंतर है। तब कि इसमें मेरे को लग रहा कि 6 में 1-2 लोग ही होंगे इसमें। तो ये क्या किया इन्होंने, तब कि ये सबकी भोपाल वालों की समान राशि होनी थी। अगर ये 796 रुपये मिले तो सबको 796 रुपये मिलने थे, चाहे W2 हो, चाहे W3 हो, चाहे W4 हो, चाहे W5 हो, चाहे W6 हो, क्योंकि सीनियरिटी है। सीनियरिटी अलग ग्रेडिंग में नहीं हो सकती, ये गलत किया इसको। इसलिए हम कहते हैं कि ग्रेडिंग का सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने खत्म कर दिया, इसमें भी ग्रेडिंग कर दिया। ये भोपाल के साथियों को समझने, भोपाल का मैंने बताया आपको कि भोपाल में भी इन्होंने ग्रेडिंग किया सीनियरिटी में, जो नहीं करना था। अब हैदराबाद वालों के आ जाओ, W3 और W4 के बीच में 117 रुपये का फर्क। इसमें भी हैदराबाद वाले में भी जो कुछ W3 वालों के ज़्यादा कम हो गए, इसी कारण से हो गए क्योंकि उनको जो है नीचे वाले स्लैब में उसमें भी 117 उनके कम कर दिए, सीनियरिटी में भी। तब की सीनियरिटी तो एक जैसी होनी थी, चाहे W3 वाला हो चाहे W6 वाला हो, सीनियर तो सीनियर है। सीनियरिटी में फ़र्क नहीं करना था इनको, ग्रेड में फ़र्क कर दिया था तो सीनियरिटी में नहीं करना था।
या इनको लगता था कि आगे के ग्रेड में ज़्यादा करना तो ग्रेड में फ़र्क करना था, 50 रुपये की जगह 100 रुपये कर देते, मगर यहाँ नहीं बढ़ाना था, यहाँ फ़र्क नहीं करना था। तो यहाँ 117 इसमें है। उसके अलावा 4 और 5 में, हैदराबाद के जो 4 और 5 में है उसमें बढ़ाया नहीं, तब कि 5 में 2 रुपये कम कर दिए। 4 से 5 में सीनियरिटी 2 रुपये कम है, 2 रुपये। अब इसका क्या सेंस है मेरी समझ नहीं आया। उसके अलावा 5 से 6 के बीच में 23 रुपये बढ़े हैं। तो सीनियरिटी में भी इन्होंने ग्रेडिंग करी। ये बात साथियों हमको समझ नहीं है अच्छी तरीके से। तो इसमें क्या, इस दोनों चार्टों का नतीजा ये हो गया कि हमारे जो हैदराबाद के साथी सीनियर साथी हैं, तो पहले तो सीनियरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो गया। मैं ये कह सकता हूँ कि सीनियरिटी ख़त्म हो गई, क्योंकि सीनियरिटी का अर्थ होता है कि जो सीनियर है उसका जूनियर से ज़्यादा बढ़ेगा, ग्रेड फ्रेड से कोई फर्क नहीं है। तो इसमें जो जूनियर हैं, जैसे मैं ये बार बार तिवारी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि हमारे हैदराबाद के साथी जो आमसभा हुई थी बंटवारे वाली, उसमें चाहे रामचंद्र हो, चाहे आपके रामाकृष्णा हो, चाहे आपके बालाचारी हो, ये सारे लोग उस समय चिल्ला चिल्ला के यही कह रहे थे तिवारी से हमें 1000 ज़्यादा चाहिए, तिवारी से हमें 1000 ज़्यादा। उसका वीडियो है, तिवारी से 1000 ज़्यादा चाहिए। तो हमने लास्ट एग्रीमेंट में जो कैलकुलेशन आपको समझाया था सारे लोगों को, तिवारी से जोड़ के ही समझाया था। लास्ट एग्रीमेंट में तिवारी से आपको एवरेज 500 रुपये सीनियरिटी ज़्यादा मिला था, तिवारी से 500 रुपये ज़्यादा मिला था। इस और लास्ट एग्रीमेंट में जो हमारे साथी थे W2 वाले, उनको तिवारी से 236 रुपये कम मिले थे। हमने बताया कि इन्होंने 200 कम करने का बोला था, तो हमने 236 कम हुए थे। और जो हैदराबाद के लोग हैं उनको तिवारी से 500 रुपये ज़्यादा मिले थे। और इनके जो साथ के लोग हैं उनका तो ग्रेडिंग में थोड़ा बहुत फर्क था, वो इनको उस हिसाब से मिला था। अभी क्या हो गया, अब ये हो गया है कि जो हमारे साथ के W2 और W3 वाले हैं, उनके साथ जो धोखा हुआ कि W2 के जो लोग हैं जितने भी हैं, उनका जो फर्क 236 रुपये का था तिवारी का और हमारा, ये फर्क बढ़ के 508 रुपये का हो गया। इसको आप चार्ट को घटा लो, आप दोनों अमाउंट तो आपके सामने आ जाएगा। दोनों चार्ट मैंने डाले हुए हैं। और उसके बाद से इसमें सारे W2 वाले हैं, जिसमें सारे हमारे बलीराम भी है, राम सजीवन भी है, अरुण मड़ाने भी है, ठीक है। जितने भी W2 वाले हैं वो सारे उसमें शामिल हैं। हमारे हम हैं, लाल सिंह है, बाबूराव, सारे लोग हैं जितने स्टोर्स के W2 वाले लोग हैं, और लाइन के भी W2 वाले लोग हैं। अब उसके बाद से 508 का फर्क कर दिया, तो 300 रुपये का फर्क ज़्यादा कर लिया। इससे इनको खुशी हो गई, ये चाहते थे ये हम इस बात को कह सकते हैं। दूसरा गड़बड़ क्या हुआ साथियों कि जो W3 वाले हैं, जिसमें हमारा ओझा है, काशीराम, और भी W3 वाले और भी लोग हैं, जो भी W3 थे, W3 भोपाल वाले, जिसमें हमारा हेमराज धोटे भी है, जो लोग भी ये थे, इनका जो अंतर था लास्ट एग्रीमेंट में, तिवारी का और इनका जो अंतर था वो 90 रुपये के आसपास था, 85-90 रुपये। अब ये अंतर बढ़ के 400 कुछ रुपये हो गया। मेरे को एग्जैक्ट घटाना पड़ेगा, 400 कुछ रुपये का हो गया। तो दूसरा ये है कि जो W3 वाले लोग थे, इनसे उन्होंने 300 रुपये के आसपास ज़्यादा बढ़ा लिया। तो ये चाहते, इनको इसमें खुशी मिल गई कि W3 वाले जो भोपाल वाले हैं उनसे भी 300 के आसपास ज़्यादा बढ़ा लिया इनने पिछले एग्रीमेंट से, और W2 वाले थे उनसे भी 300 के आसपास ज़्यादा बढ़ा लिया पिछले एग्रीमेंट से। एक गड़बड़ ये हुई, जो पिछले एग्रीमेंट में इस एग्रीमेंट में फ़र्क है। दूसरी गड़बड़ साथ ये हुई कि हैदराबाद के जो लोग हैं उसमें खास तौर से जो W3 वाले लोग हैं, 5 लोग हैं, उनका तो बहुत बुरा हाल हो गया। पिछले एग्रीमेंट में वो अनिल तिवारी से उनका जो पैसा बढ़ा हुआ था वो लगभग 350 रुपये ज़्यादा था। अनिल तिवारी से सीनियर थे वो, तो अनिल तिवारी जूनियर था। जो तिवारी से ज़्यादा वाला चिल्ला रहे थे, इनको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि तिवारी से 350 रुपये ज़्यादा थे W3 वालों के, चाहे वो S कृष्णा हो, चाहे बहादुर हो, चाहे वो नारायण हो, सबके जितने भी सीनियर थे। अभी इनका घट के 350 रुपये तिवारी से ज़्यादा था, वो ख़त्म हो गया, और ये लगभग 350 रुपये तिवारी से नीचे आ गए।
और बेस अमाउंट से भी नीचे आ गए कुछ रुपए। तो इनका लगभग 600 रुपए के एग्जैक्ट मेरे को जोड़ना पड़ेगा, आप जोड़ के देख लेना, लगभग 600 रुपए के आसपास इनका नुकसान हो गया। और दूसरा ये कॉन्सेप्ट ये कहलाता है कि जो सीनियर है, जो सीनियर है उससे ज्यादा जूनियर का बड़ा। जूनियर कौन है? तिवारी है, और सारे लोग हैं, हम लोग भी हैं। तो जूनियर जो तिवारी है उससे सीनियर का 600 रुपए कम हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि सीनियरिटी वाला जो एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। हैदराबाद के सीनियरों को समझ लेना चाहिए कि सीनियरिटी का लड़ाई पिछले एग्रीमेंट के दौरान एक एग्रीमेंट इस लड़ाई के लिए लड़ा गया, और जो इसमें अनिल तिवारी आम सभा में 1000 दो 1000 दो 1000 दो जो कह रहा था, 1000 देने के लिए जब हमने सिर्फ 500 रुपये ज़्यादा 600 रुपये ज़्यादा देने की घोषणा की थी तो ये मीटिंग छोड़ के भग गए थे। उसके बाद से सारे अन्य इनके घर गए, हाथ जोड़े, पैर पड़े, दुनिया किया, तब जाके आखिरी में 500 के लिए तैयार हुए कि बेस अमाउंट से 500 रुपये आप दे दो। तो बेस अमाउंट से और सीनियरिटी के नाम से इनसे 500 रुपये सीनियरिटी के नाम पे जो 1000 चल रहा थे 500 में माने बड़े मुश्किल में। और इस एग्रीमेंट में क्या हुआ, अब तिवारी से इनका सीनियरिटी केवल 200 रुपये बचा। तिवारी का 300 रुपये प्लस हो गया, इनका जो 500 प्लस था उसमें तिवारी का 300 प्लस हो गया, मगर इनका प्लस नहीं हुआ। तब की होना यह था कि अगर तिवारी का पैसा प्लस हुआ तो उसमें पैसा सीनियरों का भी प्लस होना था, और W2 का भी प्लस होना था, और W3 का भी प्लस होना था। यदि ये जो सीनियरिटी का चार्ट है इसमें अंतर नहीं करते तो ये सीनियरिटी, क्योंकि सीनियरिटी तो इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। सीनियरिटी का अर्थ है कि जो सीनियरिटी जो जिस डेट की ज्वाइन है उसका सबका बराबर होगा, तो सीनियरिटी में भी ग्रेडिंग कर दिया इन्होंने। ये बदमाशी है जो गलत की इन्होंने। तो इन्होंने अपना इस पूरा एग्रीमेंट का निष्कर्ष ये है कि लगभग 300 रुपये भोपाल के जो तिवारी वाला गैंग है जिसमें 17-18 लोग हैं, इनको लगभग 350, 399 ऐसा कुछ का फायदा हो गया। और जो W5 वाले हैं उनको 325 मान लो, W4 वालों को 300 मान लो, तो 300 से 325 रुपये ज़्यादा मिल गया। ये 300 से 325 रुपये ज़्यादा लेने के लिए इन्होंने पिछला एग्रीमेंट को लड़ के बर्बाद कर दिया, इस एग्रीमेंट को भी लड़ के नष्ट कर दिया। ये सबको समझना है। ये डिफरेंस का जो 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 गड़बड़ है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये इन्होंने गड़बड़ की, और मैं समझता हूँ कि अगर हमारा ये 236 की जगह 508 लेके खुश हैं, W3 ओझा जैसा आदमी जो लाइन पे काम कर रहा, गुल्ला ठोंक रहा, उससे 400 रुपये ज़्यादा लेकर के, चाहे हमरा धोटे हो पेंट साहब वाले, उनसे 400 रुपये ज़्यादा लेकर के आप खुश हैं, और हैदराबाद वालों का 200 रुपये सीनियरिटी कम करके आप खुश हैं, और W5 का तो बेचारों का आप 600 रुपये करीब कम कर दिया आपने, उससे आप खुश हैं। तो ये समझ आपको मुबारक हो। अगर ये आप बता देते कि हम ये डिफरेंस करना चाहते हैं, हो सकता है कि हम यहाँ कह देते कि महाराज आप एग्रीमेंट मत बिगाड़ो, एग्रीमेंट अच्छा करो, सबके हित के लिए करो, क्योंकि एक एग्रीमेंट जो होता है उसका असर अगले एग्रीमेंट पे होता है। पिछला एग्रीमेंट यदि हम 14 का करते तो ये 18 का होता, ये 18 का होता तो अगला 22 का होता। तो ये करके 2 एग्रीमेंट इन्होंने ठिकाने लगा दिए। पिछला 12 का हुआ, अभी ये 13,800 का हुआ। पिछले में 3,000 रुपये बढ़ा पाए थे, अभी 1,800 रुपये। तो ये है साथियों पूरी कहानी जो मैंने आपके सामने रखी, और मुझे उम्मीद है कि डिफरेंस का चार्ट मैंने आपके सामने जो रखा, इस चार्ट से आप पूरा समझ पाएंगे दोनों। अब साथियों 2 मुद्दे और हैं जिसको इसमें हमें समझना है। एक मुद्दा तो ये है कि इन्होंने एक बेवकूफ़ी बहुत तेज़ी से उस समय प्रचार किया था कि एग्रीमेंट दिवाली पे हो गया था, और इन्होंने बेवकूफ़ बना के इस समय तक रखा, और वो इस आधार पे कह रहे थे क्योंकि हमारा जो एग्रीमेंट का जो स्टाम्प पेपर है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसकी कॉपी डाल देता हूँ। तो हमारा जो स्टाम्प पेपर है, उस स्टाम्प पेपर पे 11वें महीने की तारीख लिखी हुई थी। जो खरीदे जाते हैं तो उसमें तारीख लिखी जाती है, तो उस समय की दिवाली के आसपास की तारीख लिखी हुई थी। तो इस आधार पे इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा चलाया और लोगों को बहुत समझाया
बहुत बड़ा कैंपेनिंग चलाया था। अब अभी इन्होंने जो एग्रीमेंट किया उसमें भी मैनेजमेंट ने क्या किया कि दिवाली के आसपास उनको संभावना होती मैनेजमेंट को कि एग्रीमेंट हो सकता है, तो इनके समय पे भी ये जो मैं डाल देता हूँ इसको देख लेना आप, इसमें भी दिवाली के आसपास ही स्टाम्प खरीदे हैं। तो दिवाली के आसपास स्टाम्प खरीदे का मतलब हम भी इस बात को कह सकते हैं कि तुमने भी दिवाली पे एग्रीमेंट कर लिया था, बाकी चुनाव के लिए बाकी चीज लोगों के लिए गुमराह करते रहे। तो ये इन्होंने भी यही किया है। मेरी समझ से ये कुछ मुद्दा होता नहीं, ये गलत है, ये फालतू बात इन्होंने पिछले एग्रीमेंट के दौरान फैलाई थी, बहुत ही झूठ फैलाया था। ये लोग साथी बहुत झूठ फैला रहे, कुछ भी झूठ फैला रहे। अब मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे बारे में बहुत सारे मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो ये था, ये एक मुद्दा ये था जिसको हमको ध्यान रखना है। दूसरा मुद्दा ये था साथियों कि हमने इसमें जो लिखा रहता है पीछे, उसमें कुछ प्रोडक्शन के संबंधित कुछ चीज़ें लिखी थी जिसके बारे में बहुत ही बड़ी तगड़ी चर्चा हुई थी, और जिसमें हमारे कुछ साथी, जिसमें दिनेश चिलाटे जी, बाबूराव धोटे जी, कुछ जी हैं जो लाइन पे काम करते हैं, इन लोगों ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के बहुत सारी बड़ा माहौल बनाया था, जिसमें ये कहा था कि मोशन स्टडी और लाइन स्टडी, जिसमें मोस्ट के बारे में बहुत सारा समझाने की कोशिश की थी, लोगों को गुमराह किया गया था कि मोस्ट जो है बहुत ही गलत लिखवाया, ये नहीं लिखाना था, जिसमें तिवारी भी शामिल थे, पूरी टीम इनकी शामिल थी। बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा इनने फैलाया था। अभी जो वर्तमान एग्रीमेंट है, मैं इसकी कॉपी का ये पन्ना आपकी इसमें डाल देता हूँ। इसके अंदर इन्होंने ये 3 चीज़ें तो लिखाई, इसके अलावा 2-3 चीज़ें और लिखवा दी। एक मोस्ट हो गया, मोशन स्टडी हो गया, लाइन स्टडी हो गया। ये 3 तो ऐसे थे जो हमारे समय पे लिखे थे, जिसको लेकर के इन्होंने पंगा किया था। अब इसके आगे इसमें बढ़ा दिया जे क्वेस्ट, ये जे क्वेस्ट पता नहीं क्या, जे क्वेस्ट एवं एंड सिंक्रोन प्रोजेक्ट, जे क्वेस्ट और सिंक्रोन प्रोजेक्ट, और प्रोडक्शन 1/1, मतलब 2 चीज़ें और ऐड कर दी। इसको मान लिया हमने डाला था तो वो हम देशद्रोही थे, हम गलत थे। अब इनने वो भी डाल दिया और 2 चीज़ें और डाल दी, तो ये सही है। अब ये जितने लोग उस समय विरोध कर रहे थे, अब ये कोई लोग विरोध नहीं कर रहे, कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो इस मानसिकता को समझना है साथी। दूसरा चीज था, एक था जो जिसमें ISO था और ओसास था, TPM था। ये हमने 3-4 चीजें डलाई थी, जिसमें था ISO 9001, TS 16949 और ओसास और IMS और TPM, इतना हमारे समय में डला था। अब इसके अंदर भी इन्होंने 2 चीजें और ऐड कर दी। वो क्या ऐड कर दी? काइजन और 5S, जो पहले एग्रीमेंट में नहीं थे। काइजन एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं हो सकता है। सुधार जो है हमेशा आदमी खुशी से करता है, सुधार एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं हो सकते, जिनको इन्होंने काइजन को एग्रीमेंट में डाल दिया। दूसरा 5S, ये बार बार हमसे कहते हैं कि आप हमको कहते हैं कि लाइन पे पोंछा लगाओ, लाइन पे झाड़ू लगाओ। पिछली बार उन्होंने बहुत सारे सवाल। अब 5S में क्या करना है? अब इन्हें डाल दिया कि आपको 5S करना है, आपको अपनी स्टेशन का 5S करना है, जहां आप काम कर रहे हैं वहां उस स्टेशन का 5S करना है। 5S का क्या डेफिनेशन होता बता दो मेरे को। साफ सफाई से लेके ऑयल ग्रीसिंग से लेके क्या चीजें होती 5S में, वो सब आपको करना है। जो 2 चीजें इन्होंने ऐड कर दी इसमें, तो ये कुछ भी ऐड कर दें, ये कुछ भी एग्रीमेंट कराएं, बहुत बड़ी संख्या है जिनको इससे कोई टेंशन नहीं है। उनको इससे तिवारी से या इन लोगों से वो से एक सवाल भी नहीं उठाएंगे। मगर दरकचंद अगर उससे कम भी करके आया है तो दरकचंद को गाली देना है, दरकचंद को झूठा बोलना है, दरकचंद को गलत बोलना है। तो ये मानसिकता का सवाल है साथी, जिसको समझना है। मैं ये कहूँगा आपसे वीडियो के माध्यम से कि हमारे साथियों को निष्पक्ष रहना चाहिए, सच को सच और गलत को गलत कहना चाहिए। तो ये कुछ तथ्य थे जो मैंने आपके सामने रखे। उसके अलावा साथी एक चीज़ और है जिसके ऊपर भी बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था। एक इसमें मोबाइल का मुद्दा था। पिछली बार भी मोबाइल का मुद्दा डला था, इस बार भी मोबाइल का मुद्दा डला। सेम लिखा है, जैसा पहले लिखा था वैसा अभी भी लिखा है। गुटखा का मुद्दा थूकने का जैसा पहले लिखा था वैसा अभी भी लिखा है। उसके अलावा हेलमेट वाला, हेलमेट का, गूगल का, इसका जो मुद्दा पिछली बार लिखा था सेम इनने भी लिखवाया है। तो बाकी जितना पिछली बार भी हेलमेट को लेकर के भी बहुत सारे साथियों ने जलवा दिखाया था, तबकि पिछले बार भी इसके पिछले वाले में भी हेलमेट था, सेफ्टी उपकरण लिखा था, उसमें हेलमेट नहीं लिखा था।
अभी पिछले बार हेलमेट लिख दिया था, इस बार फिर उन्होंने सेम सेंटेंस इसमें डाला जिसमें तिवारी जी बाकी लोगों ने साइन किए। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें जो एग्रीमेंट के दौरान थी, जिसका ये विरोध कर रहे थे, ये सारा कुछ हो करके आए हैं। ये साथी हमको ध्यान रखना है। जो ये मैंने आपके सामने ये सारी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके सामने रखे साथियों। वीडियो के माध्यम से जो गलतियां कमियां हैं जो इन्होंने अंतर किया उसको मैंने समझाने की कोशिश की है। ये साथियों एग्जैक्ट असल तथ्य हैं। ये एग्रीमेंट जो कॉपी है उसके तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैंने इसमें अपने तरफ से ना कोई जोड़ा है ना घटाया है। फिर लोग प्रचार करेंगे दरकचंद ने गलत समझा दिया। मैंने सिर्फ वही समझाया जो एग्रीमेंट के अंदर है। तो एग्रीमेंट के अंदर जो है वो मैंने आपको समझा दिया। तो ये है इनकी मानसिकता। अब मुझे लगता है कि हम सबको उसमें चाहे अनिल तिवारी की पूरी टीम हो, हम लोग हों, भोपाल वाले हों, हैदराबाद वाले हों, सब लोग को इस जो फार्मूले की लड़ाई का जो युद्ध चल रहा है, जिस युद्ध ने हमारी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया, ये बंटवारा का जो हाथी है, हर बार जो आके खड़ा, बंटवारे की जो पॉलिटिक्स है, इससे हमको बाहर निकल जाना चाहिए। हमने इतना बड़ा नुकसान कर लिया इस लड़ाई में जो जिसकी कभी भरपाई हो नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। कई हजार रुपए का नुकसान कर लिया। मेरे पास एक चार्ट है, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं कि अंतर हमने कितना कर लिया। इस युद्ध से हमने कितना अंतर करके हम खुशी हो रहे हैं और हमने कितना बर्बाद कर लिया। एक सब आपकी समझ के लिए मैं इस चार्ट को आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने बनाया था। आप इसको सुन लें, मैं इसको डाल देता हूं। ये मेरे पास चार्ट है पूरा, इसको आप देख सकते हैं। और इसको चार्ट को मैं बगल में लगा दूंगा, बाजू में लगा दूंगा, तो चार्ट को इसको अच्छी तरीके से देख लें। हमारा 2007 से एक ग्रेडिंग का युद्ध शुरू हुआ था, बंटवारे का। 2007 से 2010 का जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें W1 से W2 के बीच में 90 रुपये का फर्क था, W2 से W3 के बीच में 30 रुपये का फर्क था, W3 से W4 के बीच में 110 रुपये का। केवल 3 ही फर्क थे। उस समय केवल 4 ही ग्रेड थे, तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। इससे कोई ज़्यादा भारी डिफरेंस नहीं था। पहला फर्क ये हुआ था। दूसरा एग्रीमेंट 10 से 13 का हुआ जिसमें बहुत पॉलिटिक्स हुई थी ग्रेडिंग को लेकर के। उसमें जो है W1 से W2 के बीच में 50 रुपये का अंतर, W2 से W3 के बीच में 100 रुपये का अंतर, W3 से W4 के बीच में 40 रुपये का अंतर और W4 से W5 के बीच में 60 रुपये का अंतर। ये अंतर हुआ था। और इस अंतर का जो लड़ाई था इतना ज़्यादा हुआ था और ये डिफरेंस हुआ था। और ये डिफरेंस, ये एग्रीमेंट वो 6,500 वाला है जिसमें अनिल तिवारी धर्मराज दोनों थे जब ये डिफरेंस हुआ था। उसके बाद से साथियों तीसरा एग्रीमेंट हुआ जिसमें 2013 से 16 वाला, जिसमें तिवारी और धर्मराज दोनों लोग थे। इस एग्रीमेंट में इन्होंने बदमाशी की थी, जो बदमाशी अभी इस एग्रीमेंट में भी करी। W1 और WB के बीच में 102 का अंतर और WB और W2 के बीच में 298 का अंतर और W2 और W3 के बीच में 200 का अंतर। यही 200, 300, 500, एक 600। ये इन्होंने 600 का फर्क कर दिया था 3 ग्रेड में जहां ये लोग थे। अब इसको समझना है क्योंकि उस समय सारे लोग W3 और W4 में थे, तो ये अंतर किया। उसके बाद से फिर W3 और W4 के बीच में 74 रुपये का अंतर और W4 से W5 के बीच में केवल 76 रुपये का अंतर। तो 3 ग्रेडों में 600, 3 और 2 5, एक 600 रुपये का फर्क कर लिया। तो ये बदमाशी थी जो इन्होंने तिवारी और धर्मराज ने, उस समय बहुत बड़ा लंबा डिस्कशन चला था। इसमें इन्होंने तोड़ वर्सेज लाइज वगैरह वगैरह बहुत सारा कोशिश किया था इस एग्रीमेंट में करने का, तो ये कर पाए थे। अगला एग्रीमेंट हुआ था 16 से 19 वाला। 16 से 19 का मैं आपको बता चुका हूँ डिफरेंस। जो मैंने आपको बताया उसमें जो बेस अमाउंट था उससे नीचे 600 रुपये, तो 600 की जगह 630 वो हो गया था। जो तिवारी लोग हैं इनको बेस अमाउंट से 100 रुपये ज़्यादा था, अन्ना लोगों को 500 रुपये सीनियरिटी थी और हम लोगों का तिवारी लोगों से 200 कम था। ये वाला फार्मूला ये बना था। अब यहाँ पे सीनियरिटी आ गई थी, इस एग्रीमेंट में सीनियरिटी आ गई थी। अब जो आखिरी एग्रीमेंट अभी हुआ उसको भी मैं समझा चुका।
उसमें इन्होंने जो बदमाशी की है वो भी समझा चुका। तो अगर आप इसको सारे डिफरेंस को, एग्रीमेंटों के डिफरेंस को देखो तो इसमें कोई भारी डिफरेंस नहीं हुआ है। अगर अनिल तिवारी इन लोगों का भी मानसिकता की बात करूं मैं, तो इनने मुश्किल से अगर डिफरेंस में बढ़ाए होंगे तो हजारों रुपए बढ़ा लिए होंगे अभी तक, पूरा 18 से 20 साल में। जितना लड़ के इतना सब कुछ दांव पे लगा दिया, घर परिवार से लेकर के, बीवी बच्चों से लेकर के, दुनिया की लड़ाई से लेकर के, क्या नहीं किया इन लोगों ने। और पूरे जिंदगी में मुश्किल से 1000 रुपये भी नहीं होंगे मेरी समझ, क्योंकि इसमें 700 रुपये कर लिए थे तो 1000-1200 रुपये हो सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने बढ़ा लिए थे। अभी मिला के 1500 तक के आसपास मान लो, 1,500 रुपये ये बढ़ा पाए सारा, जब जो है पूरा 20 साल का एग्रीमेंट हो रहा है, 20 साल। तो ये जो बंटवारे का युद्ध चल रहा है, इस युद्ध से हमको बाहर निकलना चाहिए। और इस युद्ध से हमने, अगर हमें लड़ाई बंटवारे की नहीं लड़ते तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, हम सबकी एकता बहुत प्रबल होती। और इस एकता प्रबल होने के साथ से ये एग्रीमेंट हमारे बहुत अच्छे हुए होते। 6,500 वाला भी ज़्यादा होता, 9,000 वाला भी होता, 12,000 वाला भी ज़्यादा होता, और ये जो आज 13,800 हुआ ये भी ज़्यादा होता। तो मेरा समझ ये है साथियों कि अब हमको इस बंटवारे के भूत जो है, ये हाथी जिसको लेके चल रहे हैं, इस पॉलिटिक्स से बाहर निकलना सबके हित में होगा। यदि हम इस पॉलिटिक्स में घुसे रहेंगे तो आने वाले एग्रीमेंट सारे बर्बाद हो जाएंगे और हम ज़्यादा पैसा मैनेजमेंट से कभी नहीं ले पाएंगे। हम एक दूसरे को गुमराह कर सकते हैं, हम एक दूसरे को डरा सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार कर सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ झूठा प्रचार कर सकते हैं, झूठा माहौल बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर हम मैनेजमेंट से पैसा नहीं ले सकते। ये सच है। अगर आपको समझ में आए ये सच तो अच्छा होगा, और नहीं समझ में आएगा तो हम सब, जैसे हमने इस एग्रीमेंट में भुगता है, ऐसी हर एग्रीमेंट में हम भुगतेंगे और सब लोगों का नुकसान होगा। ये 1000-1500 का डिफरेंस के लिए हमने कई हजार का नुकसान कर दिया। इस बात को साथी हमको समझना है। तो मैं अपनी ये डिफरेंस का जो ग्रेडिंग वाला पार्ट है, इसमें अपनी बात नहीं कर